हेलो गाइस, आज मैं जावा का फर्स्ट प्रोग्राम कंपाइल और रन करना आपको सिखाने जा रहा हूं। जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है JDK, जावा डेवलपमेंट किट। इस सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और टाइप करना होगा डाउनलोड JDK। डाउनलोड JDK जैसे आप लिखेंगे आपको सबसे पहले लिंक मिल जाएगी ओरेकल की, जहां से आप ओरेकल की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और अपने किसी सुटेबल प्लेटफॉर्म के लिए जावा डाउनलोड कर सकते हैं, JDK डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे JDK सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और IDE के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी IDEs जैसे नेटबीन्स, इक्लिप्स, माई इक्लिप्स, जावा स्पेसिफिक अवेलेबल है। वैसे अगर आप जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड JDK करेंगे तो आपको एक नई पेज पे लेके जाएगा और जिस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइसेंस को और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए JDK डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए JDK विंडोज़ में 32 बिट, 64 बिट या लिनक्स, सोलेरिस, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास JDK सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। दोस्तों, मैं पहले से ही अपने सिस्टम में JDK सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हूं। JDK का लेटेस्ट वर्जन JDK 1.8। इस सॉफ्टवेयर पे मैं सिर्फ डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सॉफ्टवेयर हमसे ये कह रहा है कि क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो हमने यस कर दिया और ये सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान इस सॉफ्टवेयर में बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें डेवलपमेंट टूल्स हैं, इस सॉफ्टवेयर के साथ सोर्स कोड है और इसी के अंदर पब्लिक JRE है। पब्लिक JRE क्या होती है दोस्तों, ये मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर को आप नेक्स्ट करेंगे, आपका JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद ये हमसे इसके अंदर का दूसरा सॉफ्टवेयर, जिसको हम JRE बोलते हैं, वो इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। तब तक मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम को कितने तरह से बनाते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूं कि किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला विथ IDE और दूसरा विदाउट IDE। दोस्तों, हम प्रोग्राम IDE से भी बना सकते हैं और बिना IDE से बना सकते हैं। अगर हमें IDE की ज़रूरत पड़ेगी तो IDE को हम इसकी ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बना रहे हो। अगर आप जावा के अंदर प्रोग्राम बना रहे हो तो जावा स्पेसिफिक IDEs जैसे नेटबीन्स, इक्लिप्स, माई इक्लिप्स ये आते हैं। आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ से आप इसकी ऑफिशियल साइट, जहाँ से आप नेटबीन्स को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, नेटबीन्स जावा की स्पेसिफिक IDE है, इसको सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप करा। वहीं अगर हम इक्लिप्स की बात करें तो ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये थर्ड पार्टी IDEs है। एंड माई इक्लिप्स IDE एक ऐसी IDE है जिसको GNU टेक नाम की कम्युनिटी ने डेवलप करा था। तो आप इसमें से किसी भी IDE को ला सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई एक हमसे फिर से ये इंस्टॉलेशन के लिए एक वार्निंग हमारे पास आया है कि क्या आप इसके अंदर JRE सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन होता रहेगा। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता चुका हूं कि जावा को यूज़ करने वाली 3 बिलियन डिवाइसेस हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जावा को यूज़ करने वाली 3 बिलियन डिवाइसेस हैं, जो इंस्टॉलेशन टाइम पे दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जावा के या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को बनाने के दो तरीके होते हैं, एक विथ IDE और एक विदाउट IDE। तो जावा स्पेसिफिक IDEs ये हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, इक्लिप्स, माई इक्लिप्स एंड नेटबीन्स। एंड अगर आप किसी और लैंग्वेज स्पेसिफिक IDE, जैसे अगर आप C++ के प्रोग्राम का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको टर्बो C या डेवलपर C या कोड ब्लॉक जैसी IDEs की ज़रूरत पड़ेगी। या अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। IDE की अगर हम बात करें तो IDE का हमारे लिए फुल फॉर्म ही काफ़ी नहीं होता, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके बारे में अगर मैं एक कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि IDE इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिटर, कंपाइलर एंड सो मेनी लाइब्रेरीज। मीन्स अ सिंगल सॉफ्टवेयर जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जो डेवलपमेंट को आसान करता है। वैसे दोस्तों, अगर आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IDE हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिसके अंदर एक सिंगल सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर हमारे पास IDEs नहीं है
तो हमें इन सारे सॉफ्टवेयर्स को अलग से लाना पड़ेगा। हमें अलग से एडिटर लाना पड़ेगा, अलग से कंपाइलर लाना पड़ेगा और अलग से लाइब्रेरीज लानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर हम डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईडीज हमारे लिए बेटर है, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको विदाउट आईडी प्रोग्राम बनाना चाहिए, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, C++ हो या C# हो। आप विदाउट आईडी से अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि कंपाइलर क्या होता है, एडिटर क्या होता है, प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था और ये जो JDK सॉफ्टवेयर है ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है। जैसे ही आपके सिस्टम में JDK सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे और C ड्राइव के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर आपने JDK इंस्टॉल करा है उस JDK सॉफ्टवेयर के करस्पॉन्डिंग एक जावा फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो जावा फोल्डर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जावा स्पेसिफिक सारी लाइब्रेरी, सारे फंक्शन, सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर जैसे ही जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको एक JDK करके फोल्डर दिखेगा, जो मैं JDK का लेटेस्ट वर्जन 1.8 डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हूँ। JDK 1.8 के साथ पैरेलल एक दूसरा फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसको हम JRE बोलते हैं। ये JRE आपकी पब्लिक है, लेकिन अगर आप JDK के अंदर जाओगे तो एक दूसरी भी JRE मिलेगी जिसको हम प्राइवेट JRE भी बोलते हैं। इस JRE के पैरेलल एक फोल्डर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं SRC। यहाँ पे जावा का सारा सोर्स कोड अवेलेबल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे ऊप्स के फीचर्स हैं और ऊप्स के फीचर्स में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन जैसे फीचर्स आते हैं। तो जावा की सारी चीज़ें क्लास और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हैं। तो जावा की सारी लाइब्रेरी क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है, इसीलिए जावा की इन लाइब्रेरीज को हम क्लास लाइब्रेरीज बोलते हैं। उन लाइब्रेरीज का सोर्स कोड यहाँ पे अवेलेबल होता है और इन पर्टिकुलर सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग इनकी बाइट्स कोड यानी कि इसकी इंटरनल लाइब्रेरी JRE के अंदर एक लिब के अंदर एक जार फाइल में होती है जिसको हम rt.jar बोलते हैं। इस rt.jar को आप एक्सट्रैक्ट करके जावा की सारी इंटरनल लाइब्रेरीज के बारे में आप पढ़ सकते हो, जिसको मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में डिटेल्स में बताऊंगा कि इन लाइब्रेरीज को हम कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप JDK को इंस्टॉल कर चुके हैं अपने सिस्टम में तो आपके सिस्टम में ये फोल्डर्स दिख जाएगा और इस फोल्डर के अंदर बिन में आप अगर जाओगे तो बिन के अंदर बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे जावा, जावा C, जावा डॉक, जावा H, जावा P, एप्लेट व्यूअर, जे कंसोल, ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। इन सारे टूल्स का डिफरेंट पर्पज होता है, जिनके टूल्स के डिस्क्रिप्शन का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपने अपने सिस्टम में JDK इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे पहले जावा के प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमारे पास किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रोग्राम विदाउट आईडी बना रहा हूँ। तो मेरे पास एडिटर नोटपैड है। आप नोटपैड को ओपन करेंगे, वैसे मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, जैसे नोटपैड, नोटपैड++, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब एडिटर हैं। हम किसी भी एडिटर पे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए हमेशा हमें टेक्स्ट बेस्ड एडिटर का यूज करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड एडिटर हमेशा डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में ही सेव करके रखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ जावा का हर प्रोग्राम क्लास के अंदर बनता है। वैसे क्लास एक कीवर्ड होता है और इसके साथ जो हमने यहाँ नाम लिखा है क्लास का नाम टेस्ट, इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और ये हमारा क्लास का एक ब्लॉक होता है, इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन मेथड यूज करते थे, तो जावा के भी हर प्रोग्राम में मेन मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और जावा का मेन मेथड कुछ ऐसे लिखा जाता है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड एंड मेन। जब आप किसी भी प्रोग्राम में ये मेन मेथड लिखते हो तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो पाता है। विदाउट मेन मेथड हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। ये हमारा मेन मेथड हो गया और ये मेन मेथड का ब्लॉक हो गया। इस मेन मेथड के अंदर हम अब कोई भी एक मैसेज प्रिंट कराने जा रहे हैं। जैसे हमने कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो इसके लिए हमें एक मेथड की जरूरत पड़ती है, system.out.println। system.out.println ये एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट से हम कोई भी मैसेज अपने कंसोल तक प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो फ्रेंड, ये हमारा एक छोटा सा मैसेज है।
अब इस मैसेज को मैं अपनी स्क्रीन के सामने चाहता हूँ प्रिंट हो जाए और ये जावा का एक पहला प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ रन हो जाए। तो किसी भी जावा के प्रोग्राम को, पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको क्लास बनाना ही पड़ेगा। विदाउट क्लास आप जावा के किसी भी प्रोग्राम को नहीं बना सकते हो। उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है। क्लास एक कीवर्ड होता है और क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर होता है। देन हमें हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड लिखना होता है। दोस्तों, जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे अपर केस और लोअर केस का मीनिंग होता है। क्लास ये जो लिखा गया है ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और जो हमने क्लास का नाम लिखा इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल में नहीं हो सकता है, लेकिन कैपिटल में लिखना ये एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अब हमें अपने प्रोग्राम में पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन ये सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखनी है और स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखना है क्योंकि बनी बनाई क्लास है। और सिस्टम का एस, पूरे प्रोग्राम में स्ट्रिंग का एस एंड सिस्टम का एस हमें कैपिटल रखना मैंडेटरी है, नहीं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें SSE या ARGS ही लिखना है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे राम लिख दिया तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे राम वर्ड भी हो सकता है। ये वर्ड आपके इस एरे के आगे भी हो सकता है, इस एरे के पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मेन मेथड को ऐसा क्यों लिखा गया, इसे क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका ट्यूटोरियल मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगा। जब हम इस क्लास को बना लेते हैं देन हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव हम किसी भी नाम से कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमने कंट्रोल S करना है एंड या आप यहाँ से जाके फाइल में जाके सेव एज में जा सकते हो और इसको हमें किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको demo.java एक्सटेंशन, अगर आप जावा का प्रोग्राम बना रहे हो तो डेफिनेटली .java एक्सटेंशन से सेव करोगे। दोस्तों, जब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे तो इसको डबल कोड में ऐसे लगा देंगे ताकि जब कभी इस प्रोग्राम को हम सेव करें तो demo.java और नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है वो txt ना लगने पाए, है ना। तो हम अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डबल कोड में हमें सेव कर लेना चाहिए। अगर हम डबल कोड में इसे सेव नहीं कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम को हमें यहाँ से ऑल फाइल भी सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये प्रोग्राम इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के हिसाब से सेव होगा। जैसे हमने इसे कोई फाइल को सेव करा, ये सेव्ड फाइल हमारी स्क्रीन के सामने यहाँ दिख रही है। ये हमारी फाइल है और क्लास का नाम हमारा टेस्ट है। देन अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमें कंपाइल की ज़रूरत पड़ेगी। कंपाइल करने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं अपने सिस्टम में JDK इंस्टॉल कर चुका हूं। JDK अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है इसका मतलब आपके सिस्टम में कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि JDK के बिन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। वहीं पे एक टूल मिलेगा जिसका नाम है जावा-C। जावा-C टूल एक ऐसा टूल है जो कंपाइलर को इन्वोक करता है और जावा नाम का जो टूल होता है ये JVM को इन्वोक करता है जो JRE के अंदर इम्प्लीमेंटेड पड़ा होता है। तो अगर आप इस JDK के अंदर की इन टूल्स यानी कि इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इन कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। जो कमांड प्रॉम्प्ट हमारे विंडोज़ के साथ इनबिल्ट होता है, इसको आप विंडो R करके CMD लिख के ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने ये एक ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगी और इस ब्लैक स्क्रीन को हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। दोस्तों, इस कमांड प्रॉम्प्ट में दो तरह के कमांड्स चलते हैं, एक इंटरनल कमांड और एक एक्सटर्नल कमांड। अगर हम इंटरनल कमांड की बात करें तो आप हेल्प जैसे लिख के एंटर मारेंगे तो इसके इंटरनल कमांड्स दिख जाएंगे। दोस्तों, ये इंटरनल कमांड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो सिस्टम का रिजर्व पाथ है उसको शायद मैंने डिलीट कर रखा है। तो अगर आप इसको CMD लिख के यहाँ पे सर्च में और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे तो जैसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और आप देन हेल्प लिखोगे तो DOS के जितने भी इंटरनल कमांड्स हैं इन इंटरनल कमांड की लिस्ट आपके सामने दिख जाएगी। जैसे MD, CD, MKDIR ऐसे बहुत सारे कमांड्स होते हैं। दोस्तों, अगर इन कमांड की डिटेल में हम पढ़ना चाहते हैं तो हेल्प के साथ ग्रेटर देन का साइन लगाएं और एक फाइल का नाम दे दें और उसके साथ उसका एक्सटेंशन दे दें तो ये सारे कमांड की लिस्ट इस पर्टिकुलर फाइल में जाके स्टोर हो जाएगी। देन आप उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके उस पर्टिकुलर कमांड्स की डिटेल के बारे में आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। ये DOS के इंटरनल कमांड की लिस्ट है। तो जैसे DOS का कुछ इंटरनल कमांड है जिसके बारे में आपको बताऊं, जैसे CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। MKDIR
का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अगर आप नया डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे mkdir करके कमांड होता है। इन कमांड्स को हम डॉस के इंटरनल कमांड बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको cmd फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इन इंटरनल कमांड्स को हमें यूज़ नहीं करना है दोस्तों। इन इंटरनल कमांड को यूज करके हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डॉस के इंटरनल कमांड है। हमें तो जावा सी या जावा कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके, अभी जैसे हमने cmd ओपन करा, तो फिलहाल मैं cmd जैसे ओपन करूंगा तो मैं सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर के अंदर सूर्या में हूं। तो ये सी क्या है? एक ड्राइव का नाम, यूजर्स क्या है? फोल्डर्स का नाम, और सूर्या क्या है? दूसरे फोल्डर का नाम। डॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, cmd के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फोल्डर्स को एक डायरेक्टरी बोलते हैं। अगर आप अपने सी ड्राइव में जाके देखोगे तो सी ड्राइव में आपको यूजर्स फोल्डर मिलेगा एंड जिसके अंदर सूर्या फोल्डर मिलेगा, लेकिन इन्हीं फोल्डर्स को डॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टरीज बोलते हैं। अब अगर आप सूर्या फोल्डर के अंदर जाओगे तो सूर्या फोल्डर के अंदर बहुत सारे यहाँ पे एक फोल्डर्स दिखेंगे। इन फोल्डर्स को ये डायरेक्टरीज बोलता है। अगर इन डायरेक्टरीज को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? cd स्पेस, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, एंड आपको टैब प्रेस करना है। जैसे आप टैब प्रेस करोगे तो इनके जितने भी डायरेक्टरीज हैं, इन डायरेक्टरीज की लिस्ट आपके सामने दिख जाएगी। दोस्तों, आपको अगर स्पेसिफिक किसी डायरेक्टरी को सर्च करना है, जैसे मुझे डेस्कटॉप सर्च करना है, तो डी लिख के जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो डी वर्ड से जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपके सामने दिख रहे होंगे। तो जैसे मैंने डी लिख के टैब दबाया, मेरे सामने डेस्कटॉप भी दिख रहा है, डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है, डाउनलोड भी दिख रहा है। मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप लिख के एंटर मारूंगा तो मैं फिलहाल अभी डेस्कटॉप पे आ गया। दोस्तों, आप जब भी प्रोग्राम को लिखते हो, उसे सेव करते हो, जहाँ पे भी सेव करते हो, अगर आपने इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे सेव करा है तो आपको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अगर आपने इस प्रोग्राम को डी ड्राइव में सेव कर रखा है या एफ ड्राइव में सेव कर रखा है तो उस ड्राइव में आपको जाना पड़ेगा। ड्राइव चेंज करने के लिए आपको कॉलन लिखना होगा, डायरेक्टरी का नाम, सॉरी ड्राइव का नाम लिख के जैसे आपने लिखा डी कॉलन एंटर मारा तो आप डी ड्राइव में पहुंच गए, सी कॉलन एंटर, आप सी ड्राइव में पहुंच गए। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन क्लियर करना चाहते हो तो cls कमांड हमारे पास होता है। तो ये डॉस के जो इंटरनल कमांड है, इन इंटरनल कमांड को तो हम इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जावा के या डॉस के अंदर के कुछ एक्सटर्नल कमांड हम यहाँ पे देंगे, जैसे जावा का कोई कमांड इस पे यूज करेंगे, जैसे जावा सी, तो ये हमें एक एरर देगा। जावा सी जैसे हमने लिखा, इसने एरर दे दिया कि ये जो कमांड है ना ही मेरे इंटरनल सेट है और ना ही आपने एक्सटर्नली बताया कि ये कहाँ पे है। इसके लिए हमें इसको एक्सटर्नली बताना पड़ेगा, और एक्सटर्नली बताने की हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इस प्रोग्राम को, जो हमारा ये demo.java फाइल है, इस प्रोग्राम को उसके बिन डायरेक्टरी में जहाँ पे भी हमारा ये JDK सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसके अंदर जहाँ पे जावा सी अवेलेबल है वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दें, या इस पर्टिकुलर लोकेशन का हम पाथ सेट कर दें। दोस्तों, पाथ बेसिकली एक वेरिएबल है, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये कहा कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उन एक्सटर्नल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर कमांड को आप अपने cmd पे यूज करिए, cmd पे टाइप करिए और अपने किसी भी कमांड को पाथ वेरिएबल में उठा के डाल दीजिए। जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो उस पर्टिकुलर कमांड को उस पर्टिकुलर लोकेशन से उठा लूंगा अगर वो पाथ वेरिएबल में पड़ा होगा। तो पाथ को दो तरह से सेट करते हैं, पहला टेम्परेरी तरीका, दूसरा परमानेंट तरीका। टेम्परेरी तरीके में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेट स्पेस path पाथ इज इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर कंपाइलर की लोकेशन बतानी है जहां पे ये इंस्टॉल्ड है। तो ये मेरा लोकेशन है जहां पे इंस्टॉल्ड है, इसको मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा एंड सेमीकॉलन इज द पाथ सेपरेटेड। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे पाथ हों, जैसे आप जावा के प्रोग्राम को अभी कंपाइल और रन कर रहे हो, लेकिन अगर कल को आपको जरूरत पड़ती है C++ या C# के प्रोग्राम को कंपाइल करने की, तो आप इसी पाथ वेरिएबल में C++ की लोकेशन यानी कि उसके कंपाइलर की भी लोकेशन इसके अंदर डाल सकते हो विद सेमीकॉलन के बाद आप उसके अंदर आप अगर टर्बो सी या GCC या किसी भी कंपाइलर की लोकेशन का पाथ देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिलहाल मेरे पास अभी वो कंपाइलर नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने इस पे एंटर करा, नेक्स्ट पे गया, तो ये मेरा पाथ सेट हो गया। ये पाथ मेरा टेम्परेरी पाथ है।
अब ये मेरा पाथ सेट हुआ या नहीं इसको देखना है, तो पाथ लिख के आप एंटर मारिए। ये आपको बता दे रहा है कि आपका पाथ अभी सेट है, पाथ वेरिएबल में ये पाथ सेट है। अगर पाथ आप रिमूव करना चाहते हो तो पाथ इज इक्वल टू सेमीकोलन लिख दीजिए, पाथ आपका रिमूव हो गया। दोबारा पाथ लिख कर एंटर मारिए, ये पाथ हमारा नल हो गया। इसका मतलब पाथ हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन फिलहाल मुझे अभी वही पुराना पाथ देखना है, तो मैंने CLS करके स्क्रीन क्लियर कर दिया और एरो को प्रेस करा। ये जो हमारे सिस्टम में एरोज होते हैं, इन सिस्टम के यहाँ पे राइट साइड के राइट कॉर्नर में जो हमारे एरोज हैं या टॉप एरो जैसे मैंने प्रेस करा तो मेरी जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड है उनकी लिस्ट आ गई। तो मैंने फिर से ये कमांड जो चलाया था फिर से लिख के एंटर मार दिया, तो ये मेरा पाथ सेट हो गया। दोस्तों ये एक टेम्परेरी पाथ सेटिंग है। टेम्परेरी पाथ सेटिंग जब आप करते हो तो इस केस में ये पाथ पर्टिकुलर तब तक वैलिड है जब तक मेरा CMD है। अगर ये मैं CMD को क्लोज कर दूंगा तो ये मेरा पाथ गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको परमानेंटली भी सेट कर सकते हैं। तो परमानेंटली पाथ को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे माय कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना होगा एंड देन हमारे पास ऑप्शन आता है एनवायरनमेंट वेरिएबल। जैसे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाते हो, यहाँ पे हमारे पास दो तरह का वेरिएबल आता है, एक यूजर वेरिएबल और एक सिस्टम वेरिएबल। दोस्तों यूजर वेरिएबल एक यूजर के लिए लिमिटेड होता है और सिस्टम वेरिएबल पूरे सिस्टम में हर सिस्टम के लिए, हर यूजर के लिए कॉमन होता है। तो फिलहाल मैं अगर पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट करूंगा तो सिस्टम वेरिएबल में ऑलरेडी यहाँ पे एक पाथ नाम का वेरिएबल होता है। अगर आप यहाँ पे न्यू करके एक वेरिएबल पाथ बनाओगे और यहाँ पे अपनी लोकेशन JDK का लोकेशन दे दोगे बिन तक का और सेमीकोलन के साथ पाथ टर्मिनेट कर दोगे, तो जो सिस्टम का परमानेंट, यानी कि जैसे मैंने भी करा हुआ था यहाँ पे, मेरे सिस्टम का जो परमानेंट पाथ है वो गायब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं और फिर से एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके, अगर आपके पास सिस्टम वेरिएबल है तो सिस्टम वेरिएबल में जाके यहाँ पे एडिट कर सकते हो और सेमी कॉलम के साथ यहाँ पे अपने उसी पर्टिकुलर पाथ को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब उस पर्टिकुलर पाथ जावा के कंपाइलर का पाथ यहाँ पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पाथ यहाँ का नहीं सेट करना है, यूजर वेरिएबल का सेट करना है, तो यूजर वेरिएबल में देखो मेरे पास ऑलरेडी एक पाथ है जो मैंने सेट कर रखा है। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और न्यू करके मैं क्या करूँगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा पाथ एंड उस पर्टिकुलर कंपाइलर की लोकेशन यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेमीकोलन। सेमीकोलन लिखते ही एंड ओके 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 करते ही ये मेरा पाथ सेट हो जाएगा। फिलहाल मैं ये पाथ नहीं सेट करूँगा क्योंकि मुझे टेम्परेरी पाथ सेट करने में बार बार इस पर्टिकुलर कमांड को चलाने में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है, इसलिए मैं भी टेम्परेरी पाथ को सेट करके अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करने जा रहा हूँ जावा सी एंड उसके बाद हमें फाइल का नाम लिखना होगा demo.java। ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा, अगर प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, तो हमारे प्रोग्राम में एक बाइट कोड नजर आएगा जो क्लास के नेम से होगा। क्लास का नाम टेस्ट है तो ये मेरा बाइट कोड टेस्ट नाम से बना होगा जिसको हम डॉट क्लास फाइल भी बोलते हैं। देन इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको जावा एंड देन उस क्लास का नाम लिखना होगा और एंटर करना होगा। ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। Guys, a big thank you for watching my tutorials. For more tutorials, please subscribe my channel.